अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद है। इस्तकबाल के लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं और जलसे तरतीब दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि अगर पीटीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज पेट्रोल 1000 रुपए फी लीटर होता। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। पीडीएम जो है डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। यानी नवाज शरीफ ने भी वोट को इज्जत दो का बयानिया तर्क करके रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने के बयानियों को अपना लिया है। मगर ये अवाम जानते हैं कि सियासत कुर्बान करने वालों ने अवाम पर महंगाई का जितना बोझ डाला वो किसी और ने नहीं डाला। अब एक जानब अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और दूसरे पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग के साथ है। जहां तक नून लीग से एतराज है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करता। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता। मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराजात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से है। एक जानिब सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के गिले शिकवे कर रही हैं तो दूसरी जानिब अवाम भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायतें कर रही हैं। अवाम का गिला है कि रोजगार नहीं है, आमदनी कम है, मगर महंगाई का ग्राफ रोज बरोज ऊपर जा रहा है। डॉलर की उड़ान आसमान से नीचे तो आई मगर जमीनी मदार से अभी भी कोसों दूर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने भी अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में कम आमदनी के साथ ज्यादा खर्च कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अवाम का गिला बजा है मगर समझ नहीं आती कि सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला कैसे कर सकती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा किया और अब MQM ये गिला कर रही है कि उसे भी सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हाँ, मगर नून लीग और खास करके मरीम नवाज जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करती थी वो शायद हो गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो गारंटी उन्हें चाहिए थी वो मिल चुकी, जीरो रिस्क भी हो गया और सबसे बढ़कर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल की सलाखों के पीछे है। अब मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ की वापसी बाकी रह गई है, जिसके लिए 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान भी किया जा चुका है। मगर सवाल यह है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद नून लीग को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मुकम्मल तौर पर मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, या फिर नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आकर गिला करते दिखाई देंगे कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड अभी भी नहीं दी जा रही। सारी सियासी जमातें इलेक्शन मैनेज करने, कामयाबी हासिल करने, एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल करने और फिर से इक्तदार में आने के गठजोड़ में लगी हुई है, मगर कोई भी सियासी जमात अवाम की मुश्किलात कम करने, मुल्क के रोशन मुस्तकबिल और कर्जों की दलदल से निकालने के रोड मैप पर काम करती दिखाई नहीं देती। ऐसे में सवाल यह है कि सियासी जमातों की कोशिशें, प्लानिंग्स और चार्टर सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की भूल भुलैयों में ही आने और वहां दायम आबाद रहने के लिए की जाती हैं और अवाम उनकी तरजीहात में शामिल क्यों नहीं होते। गुज़श्ता 76 सालों में सियासी जमातों की मंसूबाबंदियों ने मुल्क को कर्जों में जकड़ कर रख दिया है। आज कौमी इदारों की निजकारी के लिए पॉलिसीज तरतीब दी जा रही हैं और IMF जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों के रहम करम पर भी सब कुछ छोड़ा जा रहा है। ऐसा कब तक होता रहेगा? और ये जो अवाम है जिनके पास आपने वोट लेने जाना होता है, इनको रिलीफ देने के लिए भी कोई रोड मैप तैयार किया जाएगा, किया जा सकता है? इस पे बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन का पैनल मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मिस ज्वाइन किया है सलीम साफी साहब ने, इनके साथ साथ शहजाद इकबाल साहब है और शौकत पराचा साहब है। तीनों का बहुत शुक्रिया। साफी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी। उन्होंने कल उकाड़ा में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। नून लीग का बाकायदा नाम लेके कहा, साथ ये भी कहा कि जरदारी साहब ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मुझे बताइए किस किस्म की पीपल्स पार्टी खास करके बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? एक तो मेरे ख्याल में अब नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी गुड कॉप और बैड कॉप वो कहने लगी है और जो असल फरियाद उनका है वो यही है कि इन तीन जमातों में मुकाबला था।
बल्कि चारों जमातों में पीटीआई भी जो इस वक्त दबाव डाल रही है, या जो इटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान ने लिया हुआ था, तो वो इसलिए नहीं था कि वो जेन्युइनली ये चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि 2018 की तरह दोबारा इस्टेब्लिशमेंट उनको गोद ले ले और उनके लिए उसी तरह के गैर कानूनी काम करे जो कि 2018 या उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ने उनके लिए किए थे। उनके लिए अदलिया को भी इस्तेमाल करे, जुडिशरी को भी करे, आरटीएस को भी बिठाए और उनके लिए लोगों को भी उनकी पार्टी में ले आए। फिर जब ये बाकी जमातें हुकूमत में आई तो इस दौरान इन तीन जमातों में मुकाबला रहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग और जेयूआई में, कि वो 2023 की पीटीआई बन जाए और रहम करम के मुस्तहिक वो करार पाए। तो जरदारी साहब और बिलावल साहब पुरुमीद थे और ज़्यादा ताबेदारी भी कर रहे थे कि अगली बार शायद हम जो है पीटीआई बन जाएंगे, लेकिन लगता यही है कि वो मुकाबला उनसे नून लीग ने जीत लिया है और सरेदस्त 2018 की पीटीआई की जगह पे मुस्लिम लीग नून बैठी हुई नजर आ रही है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अभी से ये वावेला शुरू कर दिया है, क्योंकि वो चहीती जमात बनना चाह रही थी, लेकिन चहीती जमात बनने की रेस मेरे ख्याल में उससे मुस्लिम लीग नून ने जीत ली है। ठीक है शहजाद इकबाल साहब, जैसे कि साफी साहब ने फरमाया है कि शायद 2018 में जिस तरीके से मैनेज किया गया था पीटीआई के लिए पूरा इलेक्शन आरटीएस सिस्टम बिठा के, पीपल्स पार्टी शायद उस तरीके की, उस तर्ज की फेवरेट होना चाह रही है या सपोर्ट चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट से। अब एस्टेब्लिशमेंट तो कह चुकी है कि वो एपॉलिटिकल है, तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि उनको कामयाबी मिल सके, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े जोर के साथ पंजाब में तो मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि एक ही फेवरेट पार्टी हो सकती है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि दो पार्टीज की सहूलतकारी की जाए और बैलेंस क्रिएट किया जाए उनमें। एक को तो शिकवा होगा ही। तो मेरे ख्याल से अब ये बड़ा वाज़ेह है कि 2018-17 में जो फैसिलिटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए की गई थी, अब वो नून लीग के लिए की जा रही है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, ये सुनने में आता था कि अगले वजीर आजम बिलावल होंगे, सिंध से सीटें ले जाएंगे, बलूचिस्तान में लोग उनको ज्वाइन करेंगे, साउथ पंजाब में ज्वाइन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में ज्वाइन करेंगे। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि चंद लोग जो बाप के थे पार्टी के, जो पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, जाना चाहते थे, उनको भी रोक लिया गया। साउथ पंजाब में किसी ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वहां पे आईपीपी पार्टी बन गई, खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन पार्टी बन गई। तो पीपल्स पार्टी के शिकवा है कि कुछ लोग हमारे पास आना चाहते थे लेकिन उनको आने नहीं दिया। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लोग पीपल्स पार्टी में आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था या तो टिकट पीएमएलएन का होगा या पंजाब में तहरीक इंसाफ का होगा। तो ये मेरे ख्याल से उनके रिजर्वेशंस हैं। जहां तक इसके अलावा बात है पीएमएलएन की फैसिलिटेशन के हवाले से, वो तो आपने कल सुन लिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं लिख के दे सकता हूं कि अगला बात हम ही जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि जब रेस में आप अकेले दौड़ेंगे तो रेस आप ही जीतेंगे, जब आपके साथ होगा ही नहीं कोई दौड़ने वाला। तो ऐसा नहीं शहजाद साहब, उनको नवाज शरीफ साहब को भी कहीं से लिखा हुआ मिलेगा ये, या वो खुद लिख के देंगे? मेरे ख्याल से लिखा हुआ मिल चुका है उनको। और बड़ा ऑब्वियस है ना, देखें 2018 में एटलीस्ट शहबाज शरीफ साहब बाहर थे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने उनसे कमिटमेंट किए कि आपको वजीर आजम बनाएंगे। उनके जो दूसरे रहनुमा थे वो भी अपनी कैंपेन कर रहे थे, टेलीविजन पर भी आ रहे थे, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही उनके पास जो फील्ड है वो तो ओपन फील्ड है ना कोई कंपेटिटर है पंजाब में। पीपल्स पार्टी का वोट कम है, पीटीआई का अगर वोट है तो पता नहीं वो इंतखाबात में होंगे, अगर होंगे तो कितना फ्रीली वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो नून लीग के पास तो मेरे ख्याल से मैदान इस वक्त पंजाब में फिलहाल खाली है। अगर सूरत बदलती है इलेक्शन के वक्त तो फिर देखा जाएगा। लेकिन साहब आपने भी जिक्र किया कि लिख के दिया जाएगा, तो इससे तो फिर वाज़ेह पैगाम ये है कि जो एपॉलिटिकल है वो फिर एपॉलिटिकल पार्शियली कह सकते हैं। शरीफ साहब ने कहा है ना कि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, तो मैं आपसे यही फरमा रहा हूं कि वो इसलिए लिख के दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है जो फील्ड इस वक्त सेट की गई है उसमें वो अकेले दौड़ेंगे। जहां तक आप कह रही हैं एपॉलिटिकल है, मेरे ख्याल से ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश ही हो सकती है एपॉलिटिकल हो। सही नजर तो नहीं आ रहा, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन शौकत बादशाह साहब आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक रिफ्ट है, इसमें ऐसा कहीं तासुर तो नहीं हो रहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा कॉर्नर्ड हो गई है या की जा चुकी है? दो तीन चीजें हैं जो बिलावल स्पेशली कह रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको याद है अभी वो हुकूमत में थे, स्वात जलसे में गए थे और उन्होंने कहा था कि सिंध में
मुतासरीन सैलाब के फंड नहीं मिल रहे तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अगर नहीं मिले तो बुनियादी तौर पर तो जो फंड्स हैं, और उसका दूसरा डायमेंशन भी है, वो ये है कि इंतहाई बारीक बीनी से नून लीग की पार्टी ने, जब हुकूमत इत्तेहादी ख़त्म हो रही थी, इन्होंने अपने हर पोटेंशियल MNAs के लिए फंड्स रिलीज़ करवा लिए। वो कोई 70 करोड़ है, 80 करोड़ है या 1 अरब है। हुआ ये यूजुअली कि जब ईयर लैप्स होता है तो फिर यानी ईयर ख़त्म होता है फाइनेंशियल, तो फंड्स लैप्स हो जाते हैं। लेकिन ये फंड जो थे ये बाकायदा PWD को ट्रांसफ़र हो गए उन स्कीमों के अगेंस्ट जिन स्कीम्स की नून लीग के लोगों ने निशानदेही की थी। तो आज वैसे मैं अपने दोनों दोस्तों से ये बात ज़रूर करूँगा कि कल अगर PWD के किसी ऑफिस चले जाएं तो आपको कोई सीनियर नहीं मिलेगा वहाँ बैठा हुआ, वो कोई एक्सियन नहीं होगा, कोई एसीज नहीं बैठे होंगे, क्योंकि दे आर बिजी। जब बिलावल बात कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, सिंध में तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है कि आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जारी नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, फंड्स नहीं मिलेंगे। व्हेन इट कम्स टू पंजाब, यहाँ फंड्स पहले से रिलीज़ कर दिए गए, यानी ये नहीं है कि फंड्स पड़े हैं कहीं और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो एज पर प्रैक्टिस इन द पास्ट वो लैप्स हो जाएंगे। नो, दीज आर नॉट लैप्सेबल फंड्स। ये सबसे बड़ा ग्रज है पीपल्स पार्टी को कि इनके डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इनके नाम पे चल रही हैं, हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बंद हो गई। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। ये नहीं है मसलन बाकी कोई पार्टी, वो PTI हो या मुस्लिम लीग नून हो, जितनी आज़ादी से वो जलसे कर सकती हैं, प्रोबेबली पीपल्स पार्टी वालों को वो डर है कि हमें शायद फिर ना टारगेट किया जाए जैसे 2013 के इलेक्शन में ANP, MKM और पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया था। मैं ज़रूर कहूँगा इत्तेहाद भी था उनका, वो नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ जमातें हैं। PTI और नून लीग तो एक सोच रख सकती हैं टेररिज्म के बारे में, एक्सट्रीमिज्म के बारे में, इन तंजीमों के बारे में। पीपल्स पार्टी नहीं रख सकती। पीपल्स पार्टी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है। तीसरी अहम बात ये है जिसकी तरफ शहजाद इकबाल साहब ने इशारा भी किया, ये दुरुस्त है बात कि जब इस्तेकाम पार्टी बन रही थी या बनी है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी क्यों है? क्योंकि जो बिलावल ने एक दिन तकरीर में कहा कि जनरल पाशा ने उनका सफाया किया था पंजाब में, वो सारे लोग उठाकर PTI में डाल दिए गए थे अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद। जब उनकी PTI से वापसी शुरू हुई तो वो इस्तेकाम पार्टी में चले गए, वो पीपल्स पार्टी में नहीं आए। चौथी बात भी अहम है, मैं अब उसको खत्म करता हूं। ये जो नवाज शरीफ की आप बात कर रही हैं कि वो आ रहे हैं, हुकूमत बनेगी, यकीनन जब वो पंजाब जीतेंगे तो फिर वो तो हुकूमत बनाएंगे। अगर आप पंजाब 80-90%, 70% जीत लें तो ना आपको बलूचिस्तान की जरूरत है, ना आपको KP की जरूरत है, ना आपको सिंध की जरूरत है। आप पंजाब की बुनियाद पर जो पहले भी उनकी 2/3 मेजॉरिटी आती रही है, वो तो पंजाब पे आती रही है। PTI इस वक्त डिवाइडेड है, ब्रोकन है, PTI निकल गए। पंजाब को हासिल कर लेगी और पीपल्स पार्टी सलीम साफी साहब कोशिशों में है कि किसी तरीके से पंजाब को काबू में किया जा सके, जो कि नजर नहीं आ रहा बजाय तौर पे। वैसे में आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा नुकसान उठा लिया, 16 महीने गवर्नमेंट का बोझ भी उठाया, फिर वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, महंगाई जिस तरीके से ग्राफ ऊपर गया हुआ है वो भी नुकसान उठाया, और फिर अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही है, गिला शिकवा कर रहे हैं। नहीं, देखिए फरवा नुकसान तो हुकूमत में जाने वाली सब जमातों ने उठा लिया। क्योंकि देखिए, मैं अगर बतौर एक मजदूर और तालिब इल्म के ये कह रहा था कि 2018 में इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, और वो असम्बली भी जाली है और उसके नतीजे में बनने वाली जितने बेओहदे हैं वो सब भी जाली हैं। ये पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ था, ये नून लीग का भी मौक़िफ़ था, ये JUI का भी मौक़िफ़ था, ये अख्तर मेंगल साहब का भी मौक़िफ़ था, ये बाकियों का भी मौक़िफ़ था। अब जब MKM का भी मौक़िफ़ था, तो जब इनको मौका मिल गया और असम्बली इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तो इन लोगों ने जब वापस जाके अपनी हुकूमत बना ली
तो उस लिहाज से इन तमाम जमातों ने अपने उस बयानिए को कुर्बान कर लिया और एक जो जाली असम्बली थी उसको सनद जवाज लीग ने भी फराहम किया, पीपल्स पार्टी ने भी फराहम किया और मौलाना ने भी फराहम कर दिया। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान उनको वही हो गया। दूसरी बात ये थी कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने मुल्क को माशी लिहाज से भी और सफारती लिहाज से भी तबाह करके छोड़ा था इनके पास। अब उसके बाद या तो ये है कि ये लोग शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते, लेकिन बदकिस्मती से जो ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत थी, इसने मरकज में भी ऐसे ऐसे काम किए कि वो लोग पीटीआई के दौर के करप्शन और नाअहलियों को भूल गए। और जो खैबर पख्तूनख्वा में मसलन जो हुकूमत बनाई गई थी और जिसको जेयूआई लीड कर रही थी, उसने लोगों से माजी के तमाम हुकूमतों के करप्शन उसको देख के लोग भूल गए। तो मरकज और सिंध में पीपल्स पार्टी की जिस तरह हुक्मरानी है वो तो आप सबको पता है। तो इस दौरान उनकी वो हुक्मरानी बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ गई। आपने देखा मेयर के इलेक्शन में उन्होंने जिस तरह सीनाजोरी की। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सिंध के अंदर एक जो पीपल्स पार्टी ने अपना एक सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम से सब लोग वाकिफ हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि उस सिस्टम को छेड़ा जाए। अब ये लोग ये समझते थे कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद करके उसकी खुशनुदी की खातिर मुस्तकबल में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी जाएगी। और उसके लिए जो खाका जरदारी साहब उन्होंने बनाया था तो वो ये था कि वो जनूबी पंजाब से, क्योंकि बाकी पंजाब से तो पीपल्स पार्टी का अपनी हरकतों से उन्होंने सफाया कर दिया है, और तो उनको ये ख्याल था कि जनूबी पंजाब से कुछ मिल जाएगी। अब जब पॉलिटिकली इन सियासी जमातों ने इक़्तिदार में आने के बाद सियासत मुकम्मल छोड़ दी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इस दौरान भरपूर मिकियावेलियन पॉलिटिक्स की, तो ये लोग पॉलिटिकली भी इमरान खान साहब को एलिमिनेट नहीं कर सके, जिसके लिए फिर वो बनाना पड़ गया उनको। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बन गई। अब जाहिर बात है कि जनूबी पंजाब के हवाले से जो ख्वाब वो देख रहे थे तो उस पे पानी फेर गया। दूसरा, उनको तवक्को थी, मसलन पीपल्स पार्टी ने अमलन अपने आप को सिंध की जमात बना रखा है और नून लीग अमलन पंजाब की जमात बन गई है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो जरदारी साहब ने दूसरा ये ख्वाब देखा था कि बाप पार्टी को उनकी जोली में डाल दिया जाए। आप सलीम साहब ये समझते हैं कि जरदारी साहब ने जो फॉर्मूलाज बनाए हैं, तरतीब दी है, वो फेलियर उनको मिल रहा है उन फॉर्मूलाज पर? हाँ, जाहिर बात है कि उसमें उन्होंने अपनी पार्टी की तंजीमी ताकत पे इन्हिसार नहीं किया था। सही है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पे इन्हिसार नहीं था, उसमें उनकी अपनी तंजीमी ताकत पे इन्हिसार नहीं था, बल्कि वो ये तवक्को लगाए बैठे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ उनके लिए करेगी। मसलन बाप पार्टी की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बाप पार्टी के लोगों ने उनके साथ राब्ते किए और उधर से ग्रीन सिग्नल भी था कि बाप पार्टी वाले अगर जाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अभी वहां पे लोग शामिल नहीं किए थे कि जो कराची में उनका सिस्टम है उस सिस्टम के लोग उन्होंने एडवांस पार्टी के तौर पर बलूचिस्तान में भेज दिए ताकि वो वहां पे वो काम शुरू करे जो कि सिंध में कर रहे होते हैं। तो इसलिए बाप पार्टी को उनके पास जाने से रोक दिया गया और वो अब जाहिर बात है बलूचिस्तान से उनको कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जनूबी पंजाब से कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सिंध में भी शायद अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हो तो वो उस तरह के वो तो हासिल नहीं कर सकते। सही है, लेकिन यहाँ पर सलीम साहब मैं चाहूंगी कि इस पे भी डिस्कशन करें। शहजाद से ये सवाल करना लाजमी है कि पीपल्स पार्टी का ये भी गिला है कि सिंध में ब्यूरोक्रेसी में छेड़खानियां बहुत ज्यादा की जा रही हैं और नून लीग की ब्यूरोक्रेसी वहां पर इंस्टॉल की जा रही है, जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। तो इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पराजा साहब, सिंध भी खतरे में पड़ गया पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि उनका गिला है कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और ये सोच समझ के किया जा रहा है। जितना भी ब्यूरोक्रेसी में
तब्दीली लाई जाए, मेरा व्यू ज़रा डिफरेंट होगा कि पीपल्स पार्टी सिंध में धांधली से नहीं जीतती, जब भी हारती है धांधली से हारती है। अच्छा, वो अरबाब गुलाम रहीम को लाया जाए या मीर सादिक को लाया जाए, वो कोई लोगों के वोटों से नहीं लाया जाता, वो धांधली से लाया जाता है उनको। और जब भी धांधली नहीं होगी, कंपैरेटिवली एक तरह का एब्सोल्यूट टर्म्स में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कंपैरेटिवली जब इलेक्शन होगा वाकई, तो उसमें फिर मीर सादिक या ये अरबाब गुलाम रहीम नहीं आते, फिर पीपल्स पार्टी आया करती है। और अब भी आप देख रहे हैं कि अलायंस जो बनाए जा रहे हैं कि वहाँ नून लीग भी, JUI भी, वहाँ पर MKM भी, वहाँ GDA। अब व्हाट्स GDA ऑलरेडी एक अलायंस है, अब वो अलायंस बनाएंगे। पहले तो GDA और MKM ये बताएं कि कौन कौन की सीटें इंटीरियर सिंध में, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ होंगे। ये बड़े सवालात हैं। जो पीपल्स पार्टी या दरदारी साहब की बात हो रही है, दरदारी साहब को तो अभी पीपल्स पार्टी ने एक रोल दिया है कि आप इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाएं। और ये दूर करवाना CEC ने कहा, कोई ये नहीं है कि किसी ने बैठ के एक प्रपोजल दे दी। तो जो पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रंटेशन है वो इस लिहाज से नहीं है कि हम कोई इनके गले पड़ जाएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद अगर 100% नहीं उसको सीखा गया तो कहीं ना कहीं उससे सबक लिया गया। ये अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ काला कोट पहनकर आ गए थे सुप्रीम कोर्ट में और आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा था कि एक दिन आपके साथ यही कुछ होगा जो आप बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की तरफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 5 साल जो आसिफ जरदारी सदर मोहतरम रहे, सदर ममलिकत रहे, उसमें कोई ऐसा सच मैं नहीं समझता कि डॉक्टर आसिम की तरह कोई नून लीग का 2-2 साल या साल जेल में रहा हो। डॉक्टर आसिम जेल में रहे, वो PTI के दौर में नहीं रहे थे, वो नून लीग के दौर में रहे थे। वो जनाब उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने उनको जेल में डाला हुआ था, हालांकि उनके कुछ कैबिनेट कॉलीग उनको मना करते थे। और टू माई इंफॉर्मेशन मियां नवाज शरीफ साहब इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे बतौर वजीर आजम। लेकिन बहरहाल वो माजी का किस्सा है। तो जहां तक सिंध वाली बात है, अब इन रोड्स पीपल्स पार्टी ने तो शहर में भी बनाई हैं। चलें, ये जो इलेक्शन था लोकल बॉडीज का ये कंट्रोवर्शियल होगा, इसमें MKM बाइकआउट कर गई। लेकिन जो सीट PTI से जीती गई अक्टूबर में, जब बाय इलेक्शन हुए थे, 8-10 इलेक्शन हुए थे जिसमें 7 PTI चेयरमैन ने खुद लड़े थे, वो सीट पीपल्स पार्टी ने रिटेन की। फिर सईद गनी साहब जहां से जीतते रहे। इसलिए मेरे लिए बड़ा अजीब एक फीलिंग होता है कि जब कहा जाए कि सिंध में पीपल्स पार्टी साफ हो जाएगी। जो लोग पीपल्स पार्टी के इंटीरियर सिंध में ट्रेडिशनली मुखालिफ हुआ करते थे, मसलन गौस बख्श मार साहब की बात कर रहा हूं या घोटकी के मार साहबान की बात कर रहा हूं, अब तो जरदारी साहब ने उनको भी साथ मिला लिया। हाँ, आप कह सकते हैं कि जी फ्यूडल्स हैं, उन्होंने दबा के रखा हुआ है, उन्होंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, वो सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन ये कह देना कि अब पीपल्स पार्टी का सिंध में सफाया होगा, मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात। सही, आप कह रहे हैं कि सिंध में सफाया मुश्किल है शहजाद, लेकिन अगर JUI जो है वो चली जाती है GDA के साथ, MKM ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में मांग रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि थोड़ा बहुत, शायद सिंध मुकम्मल तौर पे हाथ से ना जाए, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पर हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई खास डैमेज होगा। 2013 में PMLN, JUIF ये कोई 10 जमातों का इत्तेहाद था, खासतौर पर इंटीरियर सिंध में। उन्होंने कोई सीटें वहां से हासिल नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर से सबसे बड़ी जमात बन के निकली, लेकिन इंटीरियर सिंध में वो भी कोई डेंट नहीं डाल सके, जबकि GDA का इत्तेहाद था। और इसकी मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का एक वोट तो है ऑब्वियसली अंदरून सिंध में, लेकिन जो दूसरी पार्टीज अलायंस जब बनाती हैं तो उनके पास भी वही रहनुमा है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो इसीलिए वो किसी भी प्लेटफॉर्म से खड़े हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नए चेहरे, नया कंपटीशन पीपल्स पार्टी के लिए वहां पे आ नहीं रहा है। और जैसे कि आपको पता है जमहूरियत में ऑब्वियसली कंपटीशन चाहिए होता है, लेकिन सिंध में आप देख रहे हैं कि मुसलसल ये शायद चौथी मर्तबा हो कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाए, लेकिन वहां पे कोई ऑल्टरनेट आ नहीं रहा है। अब ये बड़ी एक स्टडी होनी चाहिए इस पे कि जब हम कहते हैं जमहूरियत इवॉल्व करती है तो नए चेहरे आते हैं, नए सियासतदान आते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है।
लेकिन हम पीपल्स पार्टी पे तो फोकस कर रहे हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में नवाज शरीफ साहब की कुछ अहम बातें बताई हैं, मेरे ख्याल से नहीं, हम वहीं पर इसको गुफ्तगू को लेके जाना चाह रहे हैं। जी उस पे खास तौर पर उन्होंने ये बात की कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया, और अगर मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाते तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 1000 रुपए का होता। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब से ये पूछने की जरूरत है कि जब आप इसहाक डार साहब को लाए थे तो सबसे ज्यादा मईशत को नुकसान किसने पहुंचाया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 2 साल माशी एतबार से बहुत ज्यादा खराब थे। कोविड के बाद कुछ फैसिलिटीज जो पाकिस्तान को मिली खासतौर पर IMF की जानिब से, उस वजह से हमने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली जाते जाते इमरान खान साहब जो फैसले करके गए थे वो मईशत के लिए या मुल्क के लिए, रियासत के लिए बदतरीन फैसले थे। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने भी ताखीर की IMF में जाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे। लेकिन इन दोनों ने जितना नुकसान पहुंचाया मईशत को, उससे बहुत ज्यादा इसहाक डार साहब ने पहुंचाया। और अगर ये रियलाइजेशन आज भी नहीं है नवाज शरीफ साहब को, तो फिर मुझे नहीं लगता कि नून लीग आगे आकर परफॉर्म कर सकेगी। और अगर रियलाइजेशन है तो शायद कोई हम नई माशी टीम देखें, क्योंकि फरवा अक्टूबर 2022 में हमने जाना था IMF प्रोग्राम में। इसहाक डार साहब ने कहा नहीं, मैं पहले रुपए को डॉलर को 200 से नीचे ला के दिखाऊंगा। जिस वजह से 5 महीने बाद आपकी IMF टीम आई, ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ चुका था कि तकरीबन 8-9 माह बाद जाके वो मुआयदा हुआ, और उस मुआयदे में ताखीर की वजह से हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचे थे। 1 या 2 आवाजें ऐसी थी या कुछ उस वक्त आर्टिकल्स आए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो रहा था, उस वक्त के शायद अगर पाकिस्तान इसी तरह मजीद 1 साल चलता रहा तो हम डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए और उन्होंने कहा हम फौरन IMF में जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो तेल की कीमत इमरान खान साहब कम करके गए थे उसको बहाल करने में वक्त लगा रहे थे, उस वक्त कुछ बातें ज्यादा होना शुरू हुई। आपका डॉलर जो है वो शूट अप कर गया था 250 रुपए तक कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। लेकिन इसहाक डार साहब का तो पूरा दौर ही आपने ये देखा है कि अब डिफॉल्ट किया तो तब डिफॉल्ट किया, और आखिर में भी उनका फैसला नहीं था कि हमने IMF पे जाना है। वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा अब हमें IMF पे जाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डायरेक्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में ये फिर फैसला किया, यानी कि उस वक्त डार साहब को उस इक्वेशन से माइनस कर दिया गया था। तो अगर नवाज शरीफ साहब ये रियलाइज नहीं कर रहे कि कहां पे गलती है, और मैं ये तफसील में जा सकता हूं, ये बहुत कहा जाता है कि 2017-18 तक पाकिस्तान जो है बड़ा जबरदस्त तरक्की कर रहा था। बिल्कुल ये सही बात है कि इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जिसमें इमरान खान को लाना, नवाज शरीफ को हटाना, उससे नुकसान हुआ है। जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगी आपकी जो पॉलिसीज थी, दे वर टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स अ डिजास्टर। 4 साल में आपने एक्सपोर्ट्स को कम किया। पीपल्स पार्टी जिस दौर में थी, दहशतगर्दी पीक पे थी, लोड शेडिंग थी, फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया भर में था, उसमें एक्सपोर्ट, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। एग्जैक्टली। लेकिन नून लीग के दौर में नहीं हो सका। ये सवाल पूछने वाले हैं कि कौन सी वो इकोनॉमिक, ठीक है, यही चीजों, इसी को आगे लेके मैं साफी साहब आपसे भी सवाल पूछूंगी। मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ जो शहजाद ने चीजें कही हैं। एक शख्स को ये मालूम नहीं है कि उसको ये जो पेट्रोल मिल रहा है इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। अगर पेट्रोल 350 पे चला गया है तो एक गरीब आदमी मुतासर हो रहा है, उसको इन अपर पॉलिटिक्स का, अपर चीजों का नहीं पता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि 1000 रुपए लीटर होता, क्या आप इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया था? और आज जो ये निगरान गवर्नमेंट कर रही है, यानी डॉलर की स्मगलिंग के लिए छापे मारे जा रहे हैं, चीनी की स्मगलिंग रोकी जा रही है, और ये सारे काम तो 16 महीनों में भी हो सकते थे। अगर ये पॉजिटिव काम इस गवर्नमेंट में हो रहे हैं जो कि निगरान सेटअप है, इसका सहरा नून लीग अपने सर ले सकती है क्या? नहीं, इसका सहरा वो अपने सर नहीं ले सकती, बल्कि निगरान सेटअप की कामयाबी या नाकामी का ज्यादातर रुख वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होगा। वो अलग बात कि इस लिहाज से पीपल्स पार्टी का गिला जेन्युइन लगता है कि बनिस्बत पीपल्स पार्टी के निगरान सेटअप में नून लीग के कुछ लोगों को एकोमोडेट किया गया है। मसलन इस वक्त ब्यूरोक्रेसी का मुहार जो है वो अब भी नून लीग के पास है, क्योंकि अहद चीमा साहब जो है वो मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट है। तो लेकिन पीपल्स पार्टी को इस तरह जगह नहीं दे दी गई है यहाँ पे। और उनकी पोजीशन भी, अब मसलन फवाद हसन फवाद है, लेकिन फवाद हसन फवाद स्टेट के मुलाजिम रहे हैं, उसका तो हम ये उज़र पेश कर सकते हैं, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं किया। हो सकता है कि वो नवाज शरीफ के करीब हों या थे, लेकिन टेक्निकली वो सिर्फ स्टेट के एम्प्लॉय रहे थे, और अभी उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अहद चीमा साहब तो उसके बाद जाहिर बात है कि बाकायदा सर्विस छोड़ के और सियासी पोजीशन उन्होंने ले ली थी। तो इस हद तक तो पीपल्स पार्टी के गिले
वो मेरे ख्याल में बजा हैं। बाकी काबीनाओं में भी या बाकी चीज़ों में भी उनकी बजाय नून लीग की उस राय का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन जो आपका सवाल है वो बिल्कुल वजह सवाल है कि जो काम अब निगरान हुकूमत में हो रहे हैं वो मखलूत हुकूमत क्यों नहीं कर सकी। यानी वो जो हुकूमत थी उसमें सब ने हर लिहाज से अपना अपना उल्लू तो सीधा किया और अपने अपने लिए एक एक ओहदे पे भी लड़े। वो JUI थी, वो पीपल्स पार्टी थी, वो नून लीग थी, वो कोई और था, और माइनस PTI वो बिल्कुल एक कौमी हुकूमत थी, क्योंकि उसमें अख्तर मेंगल साहब भी शामिल थे, उसमें मोहसिन दावड़ और ये लोग भी शामिल थे, उसमें बाप पार्टी भी शामिल थी, उसमें बाकी सब भी शामिल थे। लेकिन बदकिस्मती से उस हुकूमत ने अवाम के मसाइल तो हल नहीं किए, बल्कि हर पार्टी ने अपने अपने मसाइल हल किए और लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे सके। बल्कि ठीक है, गलत बुनियाद रखी थी इमरान खान साहब ने, तबाही की बुनियादें रखी थी असद उमर ने और शौकत तरीन ने और इन लोगों ने। लेकिन जाहिर बात है कि इस कौम की पूरी इज्तिमाई जहानत, यानी मौलाना फजल रहमान का जहन देख लीजिए, जरदारी साहब का जहन देख लीजिए, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आगे थे, लेकिन असल में तो ये सब कुछ विद द ब्लेसिंग ऑफ नवाज शरीफ साहब हो रहा था। फिर डार साहब को वहां से भेजा गया। अच्छा साफी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं चाहूंगी कि ब्रेक से वापसी पे मैं आपसे ही आगाज करूं, फिर शहजाद और पराचा साहब को मैं इन्वॉल्व करती हूँ। वो ये है कि जब हम बात कर रहे थे कि शहजाद इकबाल साहब ने ये जिक्र किया कि शहबाज शरीफ ने ये जाकर प्रेजेंट किया, तो दो टीम्स तो नून लीग में ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिसमें एक नवाज शरीफ की टीम है और एक शहबाज शरीफ की टीम है। डार साहब सबको मालूम है कि नवाज शरीफ की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आने वाले इलेक्शन में सवाल ये है कि नवाज शरीफ फेवरेट हैं या फिर शहबाज शरीफ आंख का तारा होंगे? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। साफी साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो दोनों फेवरेट हैं उनमें से एक वजीर आजम के लिए जो मौजू है वो कौन हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये तफरीक हम लोगों ने कर रखी है। उसमें ये जो मैं समझा हूँ तो दोनों भाइयों का शुरू दिन से साफी साहब, मैं माजरत चाहूंगी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। शहजाद इकबाल साहब, मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने गवर्नमेंट चलाई है, वो नज़दीकियां समेट चुके हैं या अभी भी नवाज शरीफ साहब के लिए रूम है? जी, मेरे ख्याल से ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मेरा टेक इस पे थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है। बाकी मैं जब सुनता हूँ तजज़ियाकारों को, एक तो ऑब्वियसली ये बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं एक अरेंजमेंट के तहत आएंगे और वो जाहिर सी बात है अपने लिए कैंपेन करने आएंगे, उनकी ख्वाहिश है चौथी मरतबा वजीर आजम बने। वो क्यों पाकिस्तान आएंगे? सिर्फ अपने भाई के लिए कैंपेन करने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये फैसला इतना आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने इन 16 महीने में ये दिखाया है कि अगर पाकिस्तान में हाइब्रिड रिजीम ही चलना है तो वो उसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट है। वो खुशामद भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, जहां जरूरत नहीं होती वहां पे भी वो तारीफ कर जाते हैं और उनको ये बुरा नहीं लगता। अभी रिसेंटली जब लास्ट डे था गवर्नमेंट का और साफी साहब भी वहां पे थे, काफी सारे साफी थे, फराचा साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब से 70-80% सवाल यही हुए थे कि आपने जो है हर चीज पे फौज को क्रेडिट भी दिया है, एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समझते हैं कि एज अ टीम हमें काम करना चाहिए। लेकिन जब आप नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड देखते हैं तो ऑपोजिशन में तो जब वो होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको एक पेज पर होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं और जिन आर्मी चीफ को उन्होंने मुकर्रर भी किया होता है तो माजी में ये रहा है कि उनसे उनकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो बात करते हैं सिविलियन बालादस्ती की। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो जब आएंगे तो एक स्टेज पे खड़े रह के वो तारीफ करेंगे कि देखें इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी बड़ा किरदार है। ये देखना बड़ा देखा नहीं अब तक, लेकिन अगर होगा तो इसका मतलब फिर वो भी इस चीज को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं कि ठीक है सिविलियंस है जरूर पावर पे, लेकिन उनकी एक हद तक से है, अदरवाइज ये हाइब्रिड रिजीम ही चलेगा। अगर वो इसके लिए तैयार है तो शायद वो कुछ अरसे तक के लिए मुझे लगता है वजीर आजम रहेंगे, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि शायद वो कुछ अरसे, क्योंकि उनकी जो सेहत भी है शायद उस वजह से कुछ अरसा वो रहे और फिर वो हैंड ओवर कर दें शहबाज शरीफ साहब को। या फिर ये मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब क्योंकि डिलीवर कर चुके हैं जैसे मैंने कहा इस हाइब्रिड सेटअप में, तो शायद वही नंबर 1 चॉइस हो। सही है। पराचा साहब, आपका इस पर क्या टेक है?
देखें, कुछ चीज़ों पे मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जितना भी डिलीवर कर दें, खुद को आँख का तारा समझें और साथ साथ ये भी कहें कि मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम आते हैं और उस बात पे वो खुद भी खुश हूँ, लेकिन इलेक्शन में जब आएंगे मियाँ नवाज शरीफ, वो वोट उनको ही मिलेगा। जितना डैमेज हुआ है नून लीग को इन 16 महीने में या इससे पहले पीटीआई की हुकूमत ने इनको एरोड करने की कोशिश की, अगर वो लॉस रिकवर कर सकते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। तीसरी अहम बात यह है कि जो हमने फैसले अभी देखे, इवन मियाँ शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना हो या बाद में जो की पोस्टिंग्स हुई इस पाकिस्तान में, वो तो मियाँ नवाज शरीफ ही करते रहे हैं और ताना दिया जाता था कि जी वो तो एक पीओ हैं और पीओ को क्या हक हासिल है कि वो फैसले करे पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने किए फैसले बैठकर। अब मैं समझता हूँ अब हम इसको आज को हम 2017 या 2013 या 2008 से मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान बहुत ही खसारे में है, मैं यही कह सकता हूँ। पाकिस्तान आज उस पोजीशन में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। दुरुस्त कहा आपने फरवा। तो मियाँ नवाज शरीफ मैं तो समझता हूँ कि उस मजबूरी में पाकिस्तान आ रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को फिर खड़ा किया जाए। अभी आपने सुना थोड़ा सा मियाँ नवाज शरीफ की जो आपने बात सुनाई कि इंडिया G20 को चेयर कर रहा है, वो सिर्फ G20 को चेयर नहीं कर रहा, वो ब्रिक्स को भी चेयर कर रहा है, वो SCO को भी चेयर कर रहा है। और जो इंडिया का जितना एक दुनिया में वेट बन गया है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो चुका है। ये नुकसान इसी पे मुझे मुसलसल पीछे से कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें। अगर ये नुकसान हो गया है तो इसका अजाला कैसे किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान को एक तब्दील पाकिस्तान देख सकते हैं? उसके लिए ज़रा इलेक्शन चाहिए। इलेक्शनों पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है तो मैं चाहूंगी कि दोनों सवालों को मैं मर्ज कर लेती हूँ ताकि तीनों मेहमानों से जो जवाब है वो ले लिया जाए। साफी साहब, पहले आप मुझे बता दें कि इलेक्शन 90 दिनों में तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या ये जनवरी फरवरी में हो सकते हैं? और ये साथ में सवाल कर देती हूँ कि काजी फायज ईसा साहब ने कमान संभाल ली है, ये कितने मुख्तलिफ होंगे उमर अता बंदयाल साहब से? देखिए, मेरे ख्याल में फरवरी से इलेक्शन आगे ले जाने का ना कोई जवाज है और ना किसी का मुझे अभी तक इरादा लगता है, और हर सूरत फरवरी में इलेक्शन होने चाहिए और आगे एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। और तमाम सियासी जमातें भी ये चाहती हैं और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ से भी अभी तक कोई ऐसी सरगर्मी नजर नहीं आई है कि जिससे ये तासुर मिले कि वो इलेक्शन को फरवरी से आगे ले जाना चाहती है। जहाँ तक फायद साहब का ताल्लुक है और उनका पिछले चीफ जस्टिस से मुआवजे का ताल्लुक है, तो वो तो जाहिर बात है कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और जितना वो ज्यादा शख्सी बुनियादों पे फैसले करते थे और जितना सियासी बुनियादों पे फैसले करते थे, तो अभी तक तो रिकॉर्ड यही रहा है कि वो आईन से अपने आप को कमिटेड रखते हैं और हमारी दुआ थी कि मुस्तकबल में भी वो उसी तरह आईन से कमिटेड रहे। सही है जी जी। लेकिन फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता। कुछ हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब के तजुर्बात, मैं सर यहीं पर आना चाह रही थी कि वो भी बड़े अवामी थे। हाँ, तो लेकिन फायजीसा साहब उस सेंस में बिल्कुल अवामी नहीं है। ठीक है, वो ना रब्त ज्यादा रखते हैं ना बाकी एक फैमिली जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह करे कि जो नेक तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं वो उसी तरह आईन ही से ही कमिटेड रहें। ठीक है। और हमारे टीवी टॉक शोज में तबसरों का और टिक्स का और उस बीमारी के शिकार कम तस्करा हो। शहजाद इकबाल साहब, आपका टेक। इलेक्शन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यही है कि फेब में करवा दिए जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात पर इत्तेफाक कर रही हैं, लेकिन अगर फेब में ही करवाने तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है कि अब 90 दिन में नहीं कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी आपने करने तो शेड्यूल तो जारी कर दें। तो वो मेरे ख्याल से
कर दिया जाए अगर, तो लोगों का एतमाद ज्यादा होगा। ठीक है। अदरवाइज मेरे ख्याल से इस पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा SIFC और जो बैरून मुल्क से हमारी तवक्कुआत है, अगर वहां से बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो हु नोज, जब 90 दिन में नहीं हुए तो शायद उस स्ट्रैटेजी को दोबारा रीअसेस भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा ही लगता है कि फेब की कमिटमेंट है और फेब में हो जाएंगे इलेक्शन, तो इसीलिए नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं। जहां तक काजी फाइज ईसा साहब की बात है, मेरे ख्याल से जो पिछले अदवार में हमने नहीं देखा वो इस दौर में मुमकिन तौर पर देखने के लिए आएगा कि बेंच की जो फॉर्मेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो अपने पावर्स भी जो है चीफ जस्टिस के जो एक सुमोटो के पावर्स या तमाम तर वो बंदियाल साहब अपने पास रखना चाहते थे, और काजी फाइज ईसा साहब ने ये जाहिर किया है कि वो उसको डिवॉल्व करना चाहते हैं नीचे तक। मेरे ख्याल से ये अच्छा स्टार्ट है। ठीक है परासी साहब। देखिए, जहाँ तक काजी साहब का ताल्लुक है, मसलन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी हेयरिंग हो रही है, उन्होंने कल इम्प्लीमेंट तो कर दिया, एक बेंच बनाया, तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब, वो बेंच तो बन गया, यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था। अब उस पे जो फैसला आना है, कल की हेयरिंग बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए तो एक था कि हमारी जो पब्लिक है आइन के हवाले से, कानून के हवाले से वो एजुकेट हो रही है। अब जहां तक फरवरी वाले इलेक्शन या कब इलेक्शन होने हैं, देखें आइन की प्रोविजन बड़ी क्लियर है कि 90 ठीक है परासी साहब, बहुत शुक्रिया, माजरत चाहूंगी वक्त खत्म हो गया। सलीम साफी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शहजाद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाला हर दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाए। अल्लाह हाफ़िज़।